हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लोग को ये बताना कि गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी आती है कोई भी, तो उस नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं। पहली बात तो ये, दूसरी कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग आज दो वैकेंसीज के लिए देखेंगे जो कि रिसेंटली अभी आई है बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो दो वैकेंसी के बारे में अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तो ये दोनों वो वैकेंसी है, इसमें कोई भी बीकॉम ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने CSE में इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी जो हम देखेंगे यहाँ पे वो आई है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन ये प्राइवेट, एक्चुअली ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये कंपनी को फॉर्म किया गया है प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से, ठीक है ना। बट ये कंपनी एक्चुअल में क्या है, ये कंपनी है जॉइंट वेंचर है। अगर मैं आपको इसको हाईलाइट करूँ अगर अच्छे से, तो आप इसको देखिए, ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है, देखिए। ठीक है ना, किसकी है, तो SPMCIL कंपनी का नाम है। बेसिकली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग जो होता है कंपनी है सरकार की, PSU है, सेंट्रल PSU है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज लिखा है इन्होंने, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है ये। ठीक है, एंड ये वाली जो कंपनी है दूसरी वाली, ये जो है ये BRB NPMPL, ये रिजर्व बैंक की सब्सिडरी है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो वैकेंसी आई है, ये कंपनी का नाम है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी, जो कि एक जॉइंट वेंचर है दो कंपनियों की। एक कंपनी जिसमें से है SPMCIL, जो कि एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कंपनी है बेसिकली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज PSU है, और RBI की सब्सिडरी है। ठीक है, तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये कंपनी, इसमें वैकेंसी आई है। तो आप नाम में मत जाए कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, की कंपनी को जो फॉर्म किया गया है वो इस टाइप से किया गया है। बट ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की सब्सिडरी। ठीक है ना, तो जॉइंट वेंचर है। तो अगर दो गवर्नमेंट कंपनी के जॉइंट वेंचर है तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसा पे स्केल भी गवर्नमेंट का ही है। आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब आप इसमें देखिए कंपनी को नोटिफिकेशन, मतलब जो वैकेंसी आती है उसको नोटिफिकेशन कैसे पढ़ते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट बेसिकली होता है अबाउट द कंपनी, या फिर बोल सकते हैं इसको आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक होल्ली ओन्ड PSU है। ठीक है ना, मतलब 100% जो शेयर है इस कंपनी में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो जो कि होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की। तो RBI एंड SPIMCL का बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ठीक है, इसमें वैकेंसी आई है। ओके, इसको बेसिकली कंपनी का जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। इट इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट पेपर्स। ठीक है ना, बैंक नोट के जो पेपर बनता है ना, होता है ना, जो पेपर बनता है ना बैंक नोट का, ठीक है, तो वो बनाती है ये कंपनी। इनका कैपेसिटी कितना है, 12,000 TPA का इसका कैपेसिटी है। ओके, एंड लोकेशन कहाँ पे इस कंपनी का, मैसूरू में है, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये आप देखिए ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो पहला पार्ट ये जो लिखा रहा था ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट इज बेसिकली योर इंट्रोडक्शन पार्ट। कंपनी क्या करती है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, और कंपनी कैसी है या क्या कंपनी का स्टेटस है। ओके, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से वैकेंसी आई है। ठीक है, तो कंपनी में क्या वैकेंसी आई है देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन बुलाया गया है इसमें, कौन कौन से पोस्ट के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल के है। ठीक है ना, दिख रहा है अलग अलग है इसमें। हमें मतलब है फिलहाल इस पोस्ट से, अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है ना, हमें इस पोस्ट से मतलब है फिलहाल हमें। ठीक है, जो कि फाइनेंस की है। ठीक है, तो हम अपनी इसको देखेंगे, ये जो फाइनेंस की वैकेंसी आई है हमें इसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इसमें क्या है, बेसिकली दो वैकेंसी आई है। ठीक है, और दोनों अनरिजर्व कैटेगरी में, तो SC ST OBC में से कुछ भी नहीं है, दोनों ये अनरिजर्व वैकेंसी आई है। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई भी है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं दो वैकेंसी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको अब। ठीक है, अब बताया गया, देखिए डेट इसमें ऑनलाइन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली एप्लीकेशन डेट जो है वो 5 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट डेट जो होगा ये फॉर्म भरने का,
वो 30 जून को है। तो आप लोग कृपया करके लेट ना करें फॉर्म भरने में कि लास्ट मोमेंट में भरें। कई बार क्या होता है कि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है ना, तो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होता है। तो आप इनिशियली ही फॉर्म भर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जहाँ पर आप फॉर्म जब भरेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना पड़ेगा फीस को। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो बताया जाता है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, एज क्या मांगा है, जो भी और कोई अगर कंडीशंस कुछ भी होंगे तो वो बताया गया है। तो हम आकर के देखेंगे अभी इसमें अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस असिस्टेंट के बारे में बताया गया है, हमें आपको देखना है अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। चलते हम लोग वहाँ पे। तो अब देखिए इसमें ये वैकेंसी आई है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक है। तो अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो बता रहे हैं इन लोगों की 2 वैकेंसी है, 18 to 28 ईयर्स। अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या मांगा गया डिटेल्स, क्वालिफिकेशन इसमें बीकॉम मांगा गया आपसे। अगर 60% अगर आपका बीकॉम में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, मतलब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो भी है वहाँ से अगर आप पढ़े होंगे तो। एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं है, दैट मीन्स अगर कोई फ्रेशर है, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना इसको। अब आगे देखते हैं डिटेल्स और भी आगे। और ये ध्यान रखिएगा अगर किसी ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। बीकॉम अगर आपने फुल टाइम किया हुआ है तो भी अप्लाई, तो ही आप मतलब इसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फुल टाइम बीकॉम चाहिए इसमें, ठीक है ना। एंड एक कैंडिडेट एक ही वैकेंसी के लिए पोस्ट अप्लाई कर सकता है। हाउएवर आपको मैं बताऊं, इसमें एक और वैकेंसी अगर आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। एक ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, 2 वैकेंसी है, 18 to 28 सेम है। इसमें बोला कि एनी ग्रेजुएट, मतलब अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है या बीए किया हुआ है, आप कुछ भी चीज़ में ग्रेजुएट आपने किया अगर है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा है। अगर मान लीजिए कोई अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप 5 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 28 ईयर्स है तो आप उसे 5 कर लीजिए, मतलब 33 ईयर्स के अगर आप हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में अगर हैं आप तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, मतलब अगर आपका 28 + 3 होगा 32 ईयर्स, 31 ईयर्स, ठीक है ना। तो 31 ईयर्स भी अगर आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड अगर आप PWD हैं तो आपको, मतलब ये बेसिकली होता है विकलांग को कैटेगरी से कोई अगर आते हैं, स्पेशली अगर कोई एबल्ड है तो उसके लिए कैटेगरी होता है, तो उसमें उनको 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब मिलता है, इनको एज लिमिट में एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है ना। तो इतना एक्सटेंशन मिलता है, अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, लेकिन अप्लाई करने के टाइम में ये देखा जाता है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज का इतना रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला गया कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, जैसे उसमें अगर ऊपर बताया गया था ना 60% का रिक्वायरमेंट है एज में, यहाँ पे बीकॉम में, ठीक है ना। ये जो आपका एरिया है ना, 60% का जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है इसमें, ठीक है। तो अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का, ठीक है, जो मार्क्स मांगा। मतलब अगर आपका 55% मार्क्स भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल्स अगर आपको जरूरत है तो पढ़ लेना आप, वैसे सब इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। EWS के बताया गया 10% ऑफ द वैकेंसी आर रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी, बट हालांकि यहाँ पे अभी इस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट के लिए जो है वो यही है, ठीक है ना। और आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये किसको नहीं पढ़ना है, अब आपसे तो अगर आपसे रिलेवेंट है तो आपको पढ़ना है। अगर कोई पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं तो आप पढ़िए इसको, ठीक है ना। अगर आप नहीं है तो आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ने का जरूरत है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है जनरल पढ़ना है, SC ST के बारे में पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप SC ST में नहीं आते तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अगर फिल्टर किया था क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन देखो आप देखो तो 20 पेज का है, तो इसको पढ़ने में काफी टाइम लग जाएगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो जो आपको लगता है कि जिससे आपको रिलेवेंट एरिया आप उसको पढ़ते हैं। आपको हो सकता है फर्स्ट टाइम में इतना समझ में ना आए, लेकिन जब धीरे धीरे आप वैकेंसी देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं इस वैकेंसी को काफी डिटेल में समझा रहा हूँ कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्या देखिए, गाइडलाइंस फॉर SC ST एंड OBC एंड PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो अगर आपसे रिलेवेंट है तो आप इसको पढ़ेंगे, अगर नहीं रिलेवेंट है तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीस की बात करते हैं अगर आप, ठीक है। तो बेसिकली SC ST PWD कैंडिडेट अगर है तो आपको एग्जामिनेशन फीस जो है आपको वो निल है। इंटीमेशन चार्जेस आपको 200 रुपये लगेगा बस, ठीक है ना। एंड अगर किसी और कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अगर OBC है या फिर EWS भी है तो भी जनरल कैटेगरी है,
तो आपको फीस लगेगा 600 रुपीज का। ठीक है, पे लेवल क्या होगा, ठीक है ना। तो जो वैकेंसी आई है अभी उसमें बेसिक सैलरी याद रखेगा, याद मैंने आपको याद रखिएगा, तो मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे लिख के बताया था कि मिनिमम बेसिक लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। प्राइवेट में जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम पे आपका होता है कि भाई मैक्सिमम सीटीसी इतना मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट में वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट में तो मिनिमम मतलब कि गारंटेड इतना तो देंगे ही आपको हम, मिनिमम बेसिक, ठीक है ना। आपने पढ़ा अगर होगा टैक्स वगैरह में तो आपको याद होगा कि बेसिक सैलरी होता है, बेसिक के पास डीए होता है, ठीक है ना। अलग अलग जो है अलाउंसेस होते हैं, तो वो बस यहाँ समझाऊंगा मैं आपको भी कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मिनिमम बेसिक पे आपको जो स्टार्टिंग होगा सैलरी आपका, बेसिक वाला जो पार्ट होगा वो आपका 24,500 का होगा। इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, मतलब गारंटेड है जो कि मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अदर अलाउंसेस बेनिफिट क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, इन एडिशन टू द बेसिक पे, मतलब क्या हो गया कि जो बेसिक मिलेगा आपको 24,500 का आपको ये वाला, इसके अलावा आपको और क्या क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा डीए। डीए कौन सा, डीए दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल डीए, मतलब जो बेसिकली होता है सीडीए होता है उसको बोला जाता है, और एक होता है आईडीए, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जो कि पीएसयूज में चलता है। बट ये क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्ली ओन्ड है ना, आप देखेंगे इसमें आरबीआई होल्ली ओन्ड शेयर कर रहा है इसमें, एंड आपका एसपीएमसीएल जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कंपनी जो है वो भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोनों में, तो उसका जेवी जो बनेगा वो भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनेगा। बेसिकली इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इसको आप बोल सकते हो, ये 100% प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये आपका फिलहाल, ठीक है। तो इसमें जो है डीए कितना मिलेगा आपको 50%, अगर मैं आपको कैलकुलेटर में अगर आपको बताऊं तो देख लीजिए आप, इसमें देख लीजिए हाँ कि 24,500 हो गया, ये तो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको 0.5 करूं अगर मैं, तो 12,250, मतलब आपको डीए भी इतना मिलेगा आपको, मतलब हो गया 24,500 प्लस 12,250, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा आपको, एचआरए, ठीक है ना। एचआरए कितना 18% हो गया, ठीक है, एचआरए है आपका 18%, ओके, किसका, बेसिक पे का। अब आपको मैं बताऊं एचआरए भी ना तीन तरह का होता है रेट, तीन तरह का रेट होता है। अगर आप एक्स क्लास सिटीज में हैं तो आपका एचआरए का रेट होगा 27% का। अगर आप वाई क्लास सिटीज में हैं आपका एचआरए का रेट होगा 18% का। जो मैसूरू जो सिटी है वो बेसिकली वाई क्लास सिटी है, ओके। अब आप बोलेंगे कौन सा सिटीज किस में आता है, तो कैसे मालूम चलेगा ये चीज, उसके लिए गवर्नमेंट का अलग से मतलब शेड्यूल निकाला हुआ है कि सिटीज को क्लासिफाई किया हुआ है कौन सा सिटी कौन से क्लास में आता है, एक्स वाई जेड में, ठीक है। और अगर आप जेड क्लास सिटीज में आते हैं मतलब जो कि बहुत छोटी सिटीज होती हैं, वहां पे एचआरए 9% मिलता है। तो यहाँ फिलहाल आपको जो मिलेगा दैट इज 18%, ठीक है। वो किस पे, बेसिक पे पे, तो वो कितना हो गया, ठीक है, देखते हैं। फोर फोर वन जीरो, ठीक है। तो 36,000 कुछ हमारा हो रहा था, 36,000 राउंड ऑफ में बता रहा हूँ मैं आपको भी, ठीक है ना। 36,750 था ना, तो प्लस 4410, 41,160, तो ये आपका यहाँ तक सैलरी पहुंच गया। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, इसके अलावा आपको भी और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स क्या है वो, शैल बी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग पीएफ मिलेगा आपको, ठीक है ना। पीएफ में अगर आपको पता होगा एम्प्लॉय पीएफ होता है और एम्प्लॉयर पीएफ होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉय पीएफ तो आपके पार्ट से कटता है, जितना कटेगा आपके पार्ट से उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देगी आपको। अगर सपोज कीजिए अगर आपका पीएफ कटता है 2,500 रुपए, तो आपको 2,500 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगी। तो आप अगर इसमें आप और जोड़ना चाहें उसको, आप अगर मतलब पूरा पे का पार्ट अगर आप मानना चाहें तो 41,160 है मान लेते हैं, मैं जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको 2,500 रुपये ही होगा बचा है, ज्यादा भी हो सकता है ऑब्वियसली, ये बढ़ता जाता है दिन पर दिन, ठीक है। मैं जस्ट एक रफ बता रहा हूँ आपको ऐसे, तो कितना हो गया 4360 हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, पीएफ हो गया आपका, ग्रेचुइटी हो गया। ग्रेचुइटी आपको पता है, आपको जो रूल होता है इस पर रूल्स मिलता है आपको, तो वो भी आपका पार्ट हो गया, सैलरी का पार्ट हो गया बेसिकली। इसके अलावा इंडोर मेडिक्लेम, ठीक है ना, इंश्योरेंस, ओके। आउटडोर मेडिक्लेम रिम्बर्समेंट, मान लीजिए हर कंपनी का अलग होता है, कोई कोई कंपनी क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर को दिखाते हो उसका पेमेंट कर देती है आपको, जितना पैसा लगता है आप उसका बिल सबमिट कीजिए वो पैसा मिल जाएगा। तो ये सब भी अगर आप जोड़ेंगे तो आप ओवरऑल आपको 50,000 प्लस ही हो जाता है, एक तरह से मान के चलिए आप, ठीक है ना, 50,000 प्लस ही चला जाएगा, ओके। एलटीएफ, किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि आपका लिमिटेड होता है अमाउंट, किसी में अनलिमिटेड होता है। मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, अनलिमिटेड ही होता है वो मेडिकल, ठीक है ना। तो अब सीटीसी आप क्या ही निकालोगे आप अनलिमिटेड का बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है आपका
चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, ये आपको मिलेगा अलग से। वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है, फर्नीचर अलाउंस मिलेगा। अब आप सोचो, ठीक है, फर्नीचर के लिए भी पैसा मिलेगा यहाँ पे आपको, फर्नीचर खरीदने के लिए घर पे आपको उसके लिए भी अलाउंस मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये देखो, उसके बाद क्या, अगर आप होम लोन लेते हैं, अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, मतलब कम रेटों में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, कम रेट में आपको ये सारा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो आप सोच लो आपको सीटीसी कितना हाई गया, ठीक है। आप प्राइवेट जॉब में बीकॉम फ्रेशर, बीकॉम ग्रेजुएट लेवल पे इतना कभी आप सोच ही नहीं सकते हो मिलने का, मिलेगा ही नहीं कभी भी आपको। इसके अलावा क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, कैंटीन फैसिलिटी मिल रहा है आपको, ठीक है, खाना बनता है तो उसका भी सस्ता में खाना मिलता है, बहुत ही नेग्लिजिबल, कई बार 25 रुपये 30 रुपये का प्लेट मिलता है खाना, काफी अच्छा खाना होता है। अगर आप दिल्ली में अगर आप आओगे, सपोज करो आप कृषि भवन में अगर आप जाओगे ना दिल्ली में, आप वहाँ पे देखो खाना 25 रुपये प्लेट खाना मिलता है, कितना अच्छा खाना मिलता है आपको उसमें, ठीक है। जो कि अगर आप प्राइवेट में जाओगे, अगर आप हल्दीराम अगर आप खाने में, तो कम से कम उस खाने का दाम 150 रुपये होगा, वो खाना 25 रुपये मिलता है। अब आप सोच लो। इसके अलावा आपको कन्वेयंस अलाउंस मिलता है, रिम्बर्समेंट मिलता है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, पीआरपी इसको बोलते हैं बेसिकली। आपको साल भर में क्या आपको जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपकी रेटिंग होती है, ठीक है ना, तो रेटिंग के हिसाब से फिर आपको पैसा मिलता है इसमें, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक बोनस, इसको हम लोग बोनस भी बोल सकते हैं, ये आपका बोनस की तरह हो गया, ठीक है। अब क्या बता, कंपनी फिलहाल सीडीए पैटर्न फॉलो कर, मैंने आपको बताया, जो कि बेसिक सीडीए का मतलब था सेंट्रल डीए, ओके। लेकिन फ्यूचर में ये आपका आईडीए में भी जा सकता है, मैंने बोला ना अभी आपको ऊपर में कि इंडस्ट्रियल डीए जो पीएसयू में लगता था उसमें भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डीए मिलने से मतलब दोनों इक्विवेलेंट ही होता है एक तरह से, तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, देखिए अब ये 5th पॉइंट बताया है, कैसे पढ़ते हैं इसको, देखिए सिलेक्शन फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट विल बी डन एज पर द ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है ना, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके, एंड स्किल टेस्ट अगर जरूरत है तो वो भी होगा आपका, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया आपको, इसको ये आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, जब बाद में आपको जरूरत पड़ेगा पढ़ने का इसको, अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर होता है फिर आपको देखा जाएगा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत हो, तो इसको फिलहाल के लिए एग्जाम कीजिए, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बताया गया, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो हमें पढ़ना है ये वाला। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट लिखा हुआ है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस होगा 20 मार्क्स का, एंड 40 मार्क्स का अकाउंटिंग से पूछा जाएगा, अकाउंट से पूछा जाएगा। तो ये मैं बताऊँ, ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो पढ़ते हैं 11th 12th में बीकॉम में पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग, ये बेसिकली वही पूछा आता है, इसका बहुत ही सिंपल पार्ट होता है, वो पूछा आता है इसमें, एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो 40 मार्क्स इसमें है, कोशिश करना है कि आपको 35 प्लस आपको इसमें आ जाए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मान लीजिए आपको 10 मार्क्स इसमें आपको आ जाए, ठीक है ना। इसमें तो फुल मार्क्स की कोशिश करना, को 20 में 20 नहीं तो 18 तक को आ ही जाए, आराम से आ जाता है, कोई बहुत टफ नहीं पूछा जाता, सिंपल पूछा जाता है, ठीक है ना। एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी आपको रीजनिंग भी काफ़ी इजी होती है, तो आपको इसमें भी 15 to 20 के बीच में मार्क्स आपको आराम से आता है, इतना अगर आपका आ गया तो आपका सिलेक्शन तय है, मान के चलिए, ठीक है ना। एंड ये भी ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 2 आई है, तो बहुत लोग ऐसे ही इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलूँगा इसमें अप्लाई कीजिए, चांस काफ़ी हाई है सिलेक्शन होने का इसमें, ठीक है। 600 रुपीज़ मत देखिए क्या लग रहा है आपका, अप्लाई कीजिए, अगर लग गया ना करियर बन जाएगा आपका। स्टार्टिंग में आप देखो कितना सैलरी मिल रहा है इसमें, कितना बेनिफिट्स है, ये आजीवन है, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊँ मेडिकल वगैरह ना रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो आपका करियर सिक्योर्ड। उसके बाद क्या होता है मैं बताऊँ आपको ना, 3 3 साल में ना डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है हर पीएसयू में या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है ना। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दो, फिर आप प्रमोशन में लेते जाओ अंदर में, ठीक है। एंड ये पोस्ट अच्छी है, अकाउंट सिस्टम कोई खराब पोस्ट नहीं होती है, अच्छी पोस्ट होती है ये, ठीक है। अगर किसी को विशेष जानना है इसके कंपनी के बारे में तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल टेल यू, ठीक है, इस कंपनी के बारे में। मैं जानता हूँ इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पूरा, ठीक है ना। अभी क्या है, ये रिपोर्टिंग लेट बताया गया है, तो आपको मतलब बेसिकली लॉजिकल उतना नहीं पड़ेगा, 120 मतलब मिनट्स का है, ठीक है ना। तो आपको मतलब क्या बोला जा रहा है, दो द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो 120 मिनट का, ठीक है, तो 120 मिनट्स का बेसिकली आपका जो एग्जाम होगा 120 मिनट्स का होगा, लेकिन आपको बुलाया जा सकता है 4 घंटा पहले, आप 4 घंटा पहले पहुंच जाओ। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जब बच्चे बहुत होते हैं ना तो वहाँ पे लाइन लगता है सेंटर पे, ठीक है। तो कम मतलब एग्जाम तो ऑल इंडिया लेवल पे एक बार में स्टार्ट होता है ना, ये नहीं है कि कहीं कलकत्ता में पहले स्टार्ट हो गया, चेन्नई में बाद में स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होता, हर जगह इंडिया में एक ही बार में स्टार्ट होता है एग्जाम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये चाहते हैं इसलिए कि आप थोड़ा पहले आ जाओ, ताकि आप जो है, ठीक है, ताकि आप जो है बेसिकली टाइम पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो सके बेसिकली, ठीक है ना, यही है। तो इसके बाद देखो, तो ये सब है, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पर्सनली को पढ़ना हो तो पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
मतलब आप ये देखो कैसे छाट रहा हूँ चीज़ों को ना, ठीक है। सेंटर का क्लॉजेज इसमें है, ठीक है। कहाँ पे होगा, तो वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स, ठीक है। आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा रहेगा सेंटर कहाँ पे पड़ा है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अदर क्लॉजेज क्या है भाई, ठीक है। तो इसे उतना इंपॉर्टेंट क्लॉज अभी नहीं है फिलहाल पढ़ने के लिए आपका, जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब देखा जाएगा, ठीक है। स्कोर के बारे में बताया, प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ओके। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ, जिसमें बोला है क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय कैंडिडेट इन सब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर्ड एज अराइविंग द करेक्ट स्कोर, द करेक्ट स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट आर मेड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस बताया गया बेसिकली आपको इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो उसमें बताया गया है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात है। तो बीकॉम वाले बच्चों, आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज ये है इसमें कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो आप धुआंधार तरीके से इसमें अपियर कर सकते हो एंड दे सकते हो आप एग्जाम्स, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंड आई विल ट्राई टू लॉन्च ए कोर्स फॉर दिस ऑल्सो, कि कोर्स उसके लिए लॉन्च हो जाए तो मैं इसको कोशिश करूंगा करने के लिए, ठीक है ना। तो आप उसके लिए आप कॉमर्स जॉब अकेडमी पे जाकर के आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। ये क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया कि भाई आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 45% आपको आना चाहिए एटलीस्ट एग्जाम में, ठीक है ना। एंड 40% इसमें आना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी SC/ST के लिए 35% होगा, तो आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम को, मतलब आप सिलेक्शन नहीं बताया जा रहा है, मतलब आप पास करोगे। सिलेक्शन तो टॉप लोगों का होगा, जो टॉप 2 लोग होंगे उनका होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं, तो आई मस्ट से ऑल शुड अपीयर, ऑल ग्रेजुएट शुड अपीयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, 5 तारीख से लेकर के 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन, इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। स्कैन करना है फोटो आपको, ये साइज दिया हुआ है, साइज में फोटो आपको स्कैन अपलोड करके लगाना है आपको। सिग्नेचर लगाना है आपको ब्लैक इंक में, ठीक है ना। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लेना है व्हाइट पेपर में, उसको स्कैन करना है आपको, ठीक है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, टाइप नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है ना। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या होगा वो यहाँ पे नीचे पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है ना। आई लिखना है आपका नेम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and invalid. I will present the supporting documents as and when required, ठीक है। तो आपको ये लिखना है आपको, और ध्यान रखें कैंडिडेट को ये खुद से लिखना है और इंग्लिश में ही लिखना है, ये नहीं हिंदी या कोई आप लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, नहीं चलेगा। आपको ये अपना इंग्लिश में लिखना है, लिखने के बाद आपको इसको अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। सिग्नेचर शुड बी इन ए रनिंग लेटर, जस्ट लाइक, मतलब आप कुछ भी अगर आपका होता है ना रनिंग लेटर में साइन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो सिग्नेचर आपका ध्यान रहे, तो आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे भी आप लिखते हो मतलब साइन करते हो आप अपना वो साइन करना, बट साइन ऐसा ही करना जो आप दोबारा कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ साइन कुछ भी कर दिया एंड आप कल को आप एग्जाम में जब बैठे तो साइन ही आपका मैच नहीं कर रहा। तो ध्यान रहे वैसे ही सिंपल साइन करना जो आप कर पाओ बाद में भी, ठीक है। इसके अलावा कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है ना। तो ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। उसके बाद पर्सनल आईडी फोन नंबर तो आपको होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे इसमें, बिकॉज इसमें OTP वगैरह आता है, मेल आता है ना, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है तो मैं आपको बताऊंगा उसको भी, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आइए देखते हैं, पूरा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है, फिर उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, आपका एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, पासवर्ड मिलेगा आपको, फिर उसको आप रिसेट कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। फिर उसको आप जो है सेव एंड एग्जिट करना, ठीक है ना। मतलब एक एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको देखना मिलेगा इसमें, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि बहुत टफ प्रोसेस है, कुछ भी नहीं। आप पढ़ोगे, फॉर्म भरोगे, आपको समझ में आता जाएगा एक ही चीज, ठीक है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन में आपको लास्ट में क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान रहे नाम आप वही यूज करना फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपका मार्कशीट में या कुछ सर्टिफिकेट में नाम यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मार्कशीट में आपका एक्स, ठीक है ना, एक्स अग्रवाल है, आपने वहां पे आके XA अग्रवाल कर दिया या कॉल नेम आपने को डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपका नाम रहे आप वो नाम ही इसमें यूज करना जो सर्टिफिकेट में है। ध्यान रखना स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्म में स्पेलिंग में A या B या कुछ भी नाम मतलब एक लेटर एक्स्ट्रा कर दिया और आपके बाद में जो सिलेक्शन हो गया, रिटर्न आपने क्लियर कर लिया, बट आपके डॉक्यूमेंट में वो नाम मैच नहीं कर रहा है, आपको नहीं लेंगे वो लोग, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नाम बहुत सोच समझ के भरना, ठीक है। वैलिडेट करना है आपको फॉर्म को, फिर सेव एंड एडिट करना। जब आप फॉर्म भरेंगे सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखता भी जाएगा वहाँ पे,
ठीक है, आपको अपलोड करना है अपना फोटो एंड सिग्नेचर को भी बता दिया जाएगा अंदर में ही, जो फॉर्म भरेंगे आप कहाँ पे करना है। ठीक है, फिर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट टैब में फिर आपको प्रोसेस करना है पेमेंट को, फिर आपको सबमिट करना है, तो आपका फॉर्म भरा गया। ठीक है, बेसिकली यही है पूरा प्रोसेस। इसके अलावा प्लीज नोट दैट द सेम कैन नॉट बी जनरेटेड। देखिए उसके बाद क्या है, आपका जो पेमेंट आप करेंगे ना, तो उसका प्रिंट आउट जरूर लेना आप, ठीक है ना, पेमेंट का रिसीट का। ठीक है और ये जानना, अगर आपका जनरेट नहीं हुआ है अगर आपका ये रिसीट, तो इट मीन्स आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कोशिश करना क्रेडिट कार्ड से फॉर्म भरने का, नहीं है तो डेबिट कार्ड से भी भर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट क्रेडिट कार्ड से होने से फायदा क्या होता है, अगर आपका पैसा कटा भी है मान लो किसी कारण से, अगर आपका मिस भी हो गया एप्लीकेशन, तो आपका पैसा वो रिफंड आसानी से तुरंत आ जाता है। हालांकि डेबिट कार्ड में भी आ जाता है, बट तुरंत अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस नहीं है तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड में बैलेंस भले भी ना हो, क्रेडिट कार्ड में तो आप तो वहाँ पर लिमिट होता है, अप्लाई कर सकते हो बार बार। ठीक है ना, तो वो है, तो मतलब अपने हिसाब से जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, वो देख लेना आप। अभी टाइम है तो, लेकिन आप जितना जल्दी उसको फॉर्म भर दो। लास्ट टाइम में वेट करोगे, किसी कारण पेमेंट फेल हो गया, तो कोई आपको लॉजिक नहीं है फॉर्म भरने का, फिर वेस्ट हो जाएगा ये चीज़। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये बीकॉम फ्रेशर के लिए। आप ओवरऑल मान के चलो तो इसकी जो पैकेज होगी ना, मतलब सीटीसी अगर आप इसका निकाले ना, तो कम से कम 8.5 से 9 लाख का सीटीसी बनता है इसका। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे तब तक, बिकॉज जब तक आप ज्वाइन करोगे ना इसमें, तब तक डीए और बढ़ चुका होगा इसका। ठीक है, तो बेसिकली बताया गया इसमें डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो आपको कैमरा में स्ट्रेट देखना है, इधर उधर दाएं बाएं मत देखना। और ध्यान रखना, आप जो फोटो खींचोगे ना, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे। ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड प्रिफर्ड रहता है हमेशा। ठीक है ना, बहुत कोई को मैंने देखा ना कि शादी का फोटो लगा देते हैं। भाई शादी का फोटो नहीं लगाना है इसमें। या कोई होता है ना, मतलब हीरो बन जाते हैं, अच्छा अच्छा फोटो लगा देते हैं, आप चश्मा पहन के फोटो लगाते हैं, वो सब नहीं लगाना है आपको। सीधा कैमरा पे देखना है। ठीक है, एंड प्लेन पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है। कोशिश करना कि पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर कहीं अगर फोटो खींचते तो रेड आई होता, तो रेड आई वगैरह नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करना ना कि आप प्रॉपर स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचा लेना, एंड वहां से इस डायमेंशन में फोटो कन्वर्ट कर लेना, या खुद से भी आप पेंट में भी इसका डायमेंशन ठीक कर सकते हो। पेंट में होता है ना, पेंट में भी आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, क्लिक कर लो, द फाइल शुड भी। और ये ना फाइल आपका जो फोटो होगा ना, ये 20 to 50 KB का होगा। ठीक है, आप जब फॉर्म भरोगे ना तो अलग अलग जगह सब कुछ लिखा रहेगा, कितना कितना साइज का होगा। अगर आप नहीं होगा तो आप फोन आपका ये पेपर आपका मतलब ये जो है ना, अपलोड ही नहीं होगा फोटो वगैरह। ठीक है, आपका देखो ये सिग्नेचर है या लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है ना, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये भी 10 से 20 KB का आपका होना चाहिए। ठीक है ना, देखो आप साइन बता रहा है, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, ये आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, आपका जो डिक्लेरेशन होगा वो 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या स्कैन करना आपको इसमें, तो आपका शेयर द स्कैनर बताया बेसिकली कैसे स्कैन करना। अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये बताया गया कि कैसे कैसे सेटिंग करना है आपके स्कैनर का। ये फालतू है वैसे तो, आपको पता ही है हुआ, मतलब आई थिंक नहीं पता होगा तो पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये रह गया। अब क्या बताए, कंपनी में जो इसको डिटेल होगा जनरली आपको ईमेल में आ जाता है, बट आप चाहो तो इसको बीच बीच में ना साइट भी विजिट कर लेना। कंपनी की वेबसाइट, ये कंपनी की वेबसाइट है, तो इसको भी आप विजिट करना। ठीक है ना, अब बता रहे हैं आपको, इसके बाद देखिए क्या है। अब आता कैसे अप्लाई करना है वैकेंसी में। ठीक है, तो बेसिकली ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है ना, आप इसमें अगर आप क्लिक करते हैं मान लीजिए, तो आपका है कि यहाँ पे इस तरह से साइट मतलब जो बेसिकली है खुल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक। ये है कंपनी की वेबसाइट, आप देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वैकेंसी डाला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख रहे हो आप, ये डाला हुआ है। और क्या करना है आपको, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ जाना है। इसमें देखो, ये देखो ना हाथ का साइन आ गया ना, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक करोगे ये खुल गया आपका। ठीक है, IBPS करा रही है इसकी एग्जाम। IBPS बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम कराती है गवर्नमेंट की बहुत सारी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आप देखो इसमें क्या है ना, फर्स्ट नेम डालना है, कंफर्मेशन डालना है। ठीक है ना, अगर मैं आपको सिंपल अगर कुछ दिखाऊँ, कुछ भी डालो आप इसमें। ठीक है ना, बेसिकली कॉपी पेस्ट इसमें तो होगा नहीं, मान लो मैं इसमें डालता हूँ राम। ठीक है, कंफर्म करो आप राम। मिडिल नेम मान लो आप कुछ भी डाल दो, मिडिल नेम में कंपल्सरी वैसे नहीं, अगर आपका है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। लास्ट नेम अगर है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। ठीक है, तो नाम आपका आ गया, मोबाइल नंबर आपका मान लो जो भी है, जैसे मैंने डाला
ठीक है, फिर कंफर्म कीजिए उसको आप 93303, ठीक है। ऐसे फॉर्म भरना है, ईमेल आईडी आपका जो भी हो, ठीक है ना। बेसिकली आप डाल सकते हो इसमें ईमेल आईडी जो भी है आपका, ram@, मान लो gmail@, है ना, ram123, मतलब जो भी आपका ईमेल आईडी है आप डालो, और यहाँ पे ईमेल आईडी अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर वही यहाँ पे डाल देना है ram123@gmail, ठीक है ना। डाल दो से आप, सिक्योरिटी कोड बोला गया है तो T89VB डालोगे, आप प्रोसीड करो इसको आगे, ठीक है। ठीक है, अब आप देखो क्या बोला कि योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज ये एंड योर पासवर्ड इज, इसको ना आप फोटो खींच के रख लो या कहीं कॉपी पेस्ट करके लिख के रख लो इसको यहाँ पे, ठीक है। नोटपैड में अगर आप चाहो तो नोटपैड में भी इसको आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अपना कहीं भी इसको आप स्टोर करके ऐसे करके यहाँ से उठा लो, ठीक है। आप इसको रख सकते हैं यहाँ पे। अगर पेस्ट हो गया तो देखिए ठीक है, अगर पेस्ट नहीं हो पाता है, ये पेस्ट इसमें मतलब मना किया हुआ है, ठीक है ना। पेस्ट इसमें, कॉपी पेस्ट इसमें डिसेबल किया हुआ है, तो आप इसको जस्ट ना कहीं लिख के रख लो इसको अच्छे से आप, ठीक है। ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, बिकॉज आपको जब वापस लॉगिन करना पड़ेगा इसमें, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही बेसिकली आप जो है इसमें ये जो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ये वाला, इसके थ्रू आपको लॉगिन होगा और पासवर्ड आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है कि इसमें आप अपना जो बेसिकली सिग्नेचर अपलोड करो, ठीक है ना, स्कैन फोटोग्राफ है ना ये अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो, ठीक है। और देखो उसमें लिखा हुआ है कि सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर, ठीक है ना, आपको वैसे नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अपलोड करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर यहाँ कंफर्म करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट करोगे फिर आपको डिटेल्स भरना होगा, उसमें फिर प्रीव्यू होगा उसका, फिर अपलोड जो करना होगा डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा इसमें, आपको अपलोड करना, पेमेंट करना, फिर सबमिट कर, फिर प्रीव्यू होगा, एक ऑप्शन आपका आएगा प्रीव्यू का, फिर से एप्लीकेशन को प्रीव्यू करने के बाद फिर आप उसको पेमेंट कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, आपका जो फॉर्म सबमिट होगा आपको उसको डाउनलोड भी करना है अलग से, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना, बिकॉज जब आपका सिलेक्शन होता है तो दे आस्क फॉर योर फॉर्म विच यू फिल्ड इन, ठीक है ना। आपने जो फॉर्म भरा है अब वो फॉर्म भी मांगते हैं वो लोग, ठीक है। तो फॉर्म और पेमेंट की रिसीट दोनों ध्यान से अच्छी जगह सेव करके रखना, ठीक है। जब सिलेक्शन होगा तो आपको वो लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे भी ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, तो आई कैन गाइड यू वेल, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। कोई क्वेरी अगर हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए। चैनल का आपको टेलीग्राम चैनल में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, गेट राइट जॉब अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल मेरा, लिंक डाल दूंगा चैनल का इसमें भी डिस्क्रिप्शन में, और ये नोटिफिकेशन जो भी डाल दूंगा इसमें PDF कॉपी, ठीक है। तो आप वहाँ से PDF इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप उसमें पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।